हेलो दोस्तों, मैं एक हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है 10 क्लवरफील्ड लेन, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2/10। तो चलिए शुरू करते हैं। एक युवा लड़की कोमा से जागती है, खुद को एक छोटे, अंधेरे, बंद कमरे में बांधी हुई पाती है। इसी समय एक मोटा आदमी दरवाजा खोलता है और गंभीर चेहरे वाली लड़की से कहता है, तुम्हें शायद यकीन न हो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैंने तुम्हें बाहर भागने और मारे जाने से बचाने के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि बाहर कुछ अजीब और भयानक हो रहा है। लगभग सभी लोग मर चुके हैं और अपनी जान बचाने का एकमात्र तरीका यही बंद रहना है। लड़की स्वाभाविक रूप से ऐसी बकवास पर यकीन नहीं करती और उसे शक होता है कि यह कोई पागल आदमी है जिसे कैद में रहने में मजा आता है। इस दिन नायिका श्याओमी का अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हुआ और युगल घर से भाग गया। जब कार आधी रास्ते पर थी, उसके प्रेमी ने फोन किया और सुलह करने के लिए कहा। श्याओमी उस पर और ध्यान नहीं देना चाहती थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और फोन रखने ही वाली थी। एक कार ने उसे सीधे टक्कर मार दी। श्याओमी की कार लेन से बाहर हो गई और वो भी रास्ते में आ गई। जब उसकी नींद खुली, श्याओमी ने खुद को एक छोटे, अंधेरे कमरे में पाया। ऐसा लग रहा था कि उसका दाहिना पैर किसी कार दुर्घटना में घायल हो गया था। किसी ने उस पर पट्टी बांध दी थी और उसे जंजीर से बंद कर दिया था। श्याओमी को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। किसी ने उसे स्पष्ट रूप से कैद कर रखा था। सौभाग्य से उसका बैकपैक और मोबाइल फोन पास में ही थे। उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, कोई सिग्नल नहीं था। तभी एक चिकना, मोटा आदमी अचानक अंदर घुस आया। श्याओमी को डर था कि वह कुछ गलत करने वाला है। वह डर से कांप उठी। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने उसे जंजीर की चाबी और एक जोड़ी बैसाखी थमा दी। फिर शांति से उसने दरवाजा बंद किया और चला गया। हालांकि चाचा ने कुछ भी असामान्य नहीं किया। सतर्क श्याओमी ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। जंजीर खोलने के बाद उसने अपनी चाबी से बेंत के सिरे को तेज किया और एक साधारण हथियार बनाया। फिर उसने अपने बैग से माचिस की डिब्बी निकाली और धुआं बनाने के लिए चादर जलाई। चाचा धुएं की ओर आकर्षित हुए और दरवाजा खोल दिया। कोने में छिपी श्याओमी ने मौके का फायदा उठाकर चाचा पर अपनी बेंत से हमला कर दिया। किसे पता था कि चाचा असल में एक फुर्तीला मोटा आदमी है। उसने न सिर्फ आसानी से हमले से बचा लिया, बल्कि उसने श्याओमी को एक बेहोशी का इंजेक्शन भी दे दिया। श्याओमी के शांत होने के बाद चाचा ने गंभीरता से कहा, वह वही था जिसने श्याओमी को कार दुर्घटना से बचाया था। बाहर की हवा प्रदूषित थी। सभी जानवर जहर खा चुके थे। यह रूसी गैस हमला हो सकता था, या शायद यह एक एलियन आक्रमण था। संक्षेप में, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ ही लोग बचे थे। यह वह भूमिगत आश्रय था जिसे उसने सावधानीपूर्वक बनाया था। श्याओमी बचना चाहता था। उसे यहीं रहना बेहतर होगा। यह सुनकर श्याओमी दंग रह गया। केवल एक मूर्ख ही ऐसे झूठ पर विश्वास करेगा। अब उसे और भी यकीन हो गया कि चाचा एक विकृत व्यक्ति थे। वह उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित हुए होंगे, इसीलिए उन्होंने उन्हें कैद कर लिया। यह साबित करने के लिए कि वह एक अच्छा इंसान है, चाचा ने श्याओमी को बंदी बनाना बंद करने का फैसला किया। श्याओमी तब छोटे अंधेरे कमरे से बाहर चला गया और पाया कि चाचा ने एक दाढ़ी वाले आदमी को घायल हाथ के साथ अपने साथ रखा था। दाढ़ी वाले आदमी ने यह भी दावा किया कि वास्तव में बाहर जहरीली गैस प्रदूषण था। यह देखकर कि श्याओमी अभी भी दुखी दिख रहा था, चाचा उसे सीढ़ियों की एक उड़ान के ऊपर ले गए, सबसे ऊपरी मंजिल के कमरे में। दरवाजे पर मोटे कांच के माध्यम से बाहर देखने पर श्याओमी ने पाया कि वास्तव में बाहर एक अग्नि कक्ष भी नहीं था। उनके बगल में सुअर के बाड़े में 2 सड़ते हुए मृत सुअर थे। क्या चाचा सचमुच अच्छे इंसान हो सकते हैं, और क्या उन्होंने उन्हें गलत समझा था? जैसे ही उसने यह सोचा, श्याओमी ने देखा एक पिकअप ट्रक बाहर खुली जगह में खड़ा था। करीब से निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि यह पिकअप ट्रक ही वह वाहन था जिसने उसे टक्कर मारी थी। जो थोड़ा सा भरोसा उसने महसूस किया था, एक पल में गायब हो गया। श्याओमी ने प्रवेश द्वार पर 2 बड़े दरवाजे भी देखे। दोनों को चाचा ने 3 तालों से बंद कर दिया था। अगर वह यहां से भागना चाहता था तो उसे ध्यान से सोचना होगा। इसलिए उसने चाचा की बातों पर विश्वास करने का नाटक किया और आज्ञाकारी रूप से उनके पीछे नीचे छोटे अंधेरे कमरे में चला गया।
जब चाचा रात का खाना बनाने में व्यस्त थे, दाढ़ी वाला आदमी श्याओमी के पास आया और दावा किया कि उसने वास्तव में इस आश्रय के निर्माण में भाग लिया था। पता चला कि मोटे चाचा कभी नौसेना अधिकारी थे और उन्हें हमेशा लगता था कि भविष्य में कोई जैव रासायनिक युद्ध होगा या आक्रमण जैसी कोई आपदा होगी। इसलिए सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने दाढ़ी वाले व्यक्ति को यह भूमिगत आश्रय बनाने के लिए नियुक्त किया और ढेर सारा भोजन और पीने का पानी जमा कर लिया ताकि वे प्रलय के दिन के संकट से बच सकें। दाढ़ी वाले व्यक्ति ने शुरू में सोचा कि मोटे चाचा बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। कल तक जब वह काम से छुट्टी लेकर घर जा रहे थे और अचानक उन्हें दूर से एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी, मानो कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कोई आपदा आ गई है, इसलिए वह चाचा से मदद मांगने के लिए दौड़े। उस समय वह इतना घबरा गया था कि वह गलती से गिर गया और उसकी बाह में चोट लग गई। दाढ़ी वाले आदमी के शब्दों ने श्याओमी के संदेह को दूर नहीं किया। आखिरकार उसने खुद तथाकथित आपदा नहीं देखी थी। चमकदार सफेद रोशनी सिर्फ बिजली की चमक हो सकती थी या एक साधारण विस्फोट, और बाहर मरे हुए सुअर चाचा द्वारा गढ़े भी हो सकते थे। तब तक चाचा पहले ही रात का खाना तैयार कर चुके थे। बाद में दोनों खाने के लिए रेस्तरां में गए। श्याओमी ने उसकी कमर से लटकते हुए सामने के दरवाजे की चाबी देखी, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर मेज पर दाढ़ी वाले आदमी को बहकाया, मोटे चाचा को अकेला छोड़ दिया। चाचा सचमुच बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने श्याओमी को एक कोने में ले जाकर उसे तमीज से काम लेने की धमकी दी। श्याओमी ने सहमति में आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और चाचा की चाबियां चुराने का अवसर लिया। शांत होने के बाद दोनों मेज पर लौट आए और अपना अधूरा खाना जारी रखा। तभी अचानक ऊपर एक कार की आवाज सुनाई दी। श्याओमी ने अब और संकोच नहीं किया। जबकि चाचा कार के शोर से विचलित थे, उसने मेज पर रखी बोतल उठाई और उसे सीधे उनके सिर पर दे मारा। फिर वह जल्दी से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां चढ़ी और जैसी कि उम्मीद थी, उसने एक कार को आते देखा। घायल चाचा जल्दी से पकड़ लिया, लेकिन सौभाग्य से जियाओमी द्वारा समय पर पहले गेट के पीछे बंद कर दिया गया था। जैसे ही श्याओमी दूसरा दरवाजा खोलने ही वाली थी, उसने अचानक एक महिला को कार से बाहर भागते हुए देखा जिसका चेहरा झुलस गया था। वह शीशे पर जोर जोर से पीट रही थी, श्याओमी से दरवाजा खोलने और उसे अंदर आने देने की विनती कर रही थी। श्याओमी तुरंत चौंक गई। वहां सचमुच जहरीली गैस थी। बाहर खड़ी महिला को साफ तौर पर जहर लग गया था। वह जमीन पर गिर पड़ी और कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। एक जबरदस्त वैचारिक संघर्ष के बाद श्याओमी ने आखिरकार दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने चाचा की चाबी लौटा दी और छोटे से अंधेरे कमरे में लौट गई। बस इसी घटना ने उसने चाचा के प्रलयकारी भाषण पर यकीन कर लिया। फिर दोनों के बीच खुलकर बातचीत हुई। चाचा ने स्वीकार किया कि उन्होंने श्याओमी को मारा था। क्योंकि यह आपदा इतनी अचानक घटी थी, वह शरण लेने के लिए दौड़ा और घबराहट के एक क्षण में उसने गलती से श्याओमी को टक्कर मार दी। उसने उसे भी बचाया। इस बिंदु पर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक समझौते पर पहुंचे। श्याओमी ने चाचा के माथे पर लगे घाव को सिलने में मदद की। चाचा अपनी बेटी के कपड़े लाए और उन्हें श्याओमी को बदलने के लिए दे दिए। चाचा ने भी ईमानदारी से श्याओमी को बताया कि उसकी पत्नी उसे तलाक देने के बाद अपनी बेटी को विदेश ले गई है। श्याओमी को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ गई। उसके बाद के दिनों में वे तीनों बेसमेंट में खुशी खुशी और सौहार्दपूर्वक साथ साथ रहने लगे। श्याओमी के पैर की चोट जल्दी ठीक हो गई। हालांकि ये शांतिपूर्ण दिन जल्द ही एक अप्रत्याशित घटना से भंग हो गए। एक दिन वायु निस्पंदन प्रणाली अचानक खराब हो गई। किसी को संकरी वेंटिलेशन नली से रेंगकर नियंत्रण कक्ष तक जाना था ताकि इसे पुनः आरंभ किया जा सके। यह कार्य स्वाभाविक रूप से समूह में सबसे छोटे श्याओमी पर पड़ा। श्याओमी आसानी से नली को रेंगकर पार कर गया और प्रणाली को पुनः आरंभ किया। जैसे ही वह लौटने वाला था, उसने अचानक नियंत्रण कक्ष के ऊपर एक पवित्र ताले वाला रोशनदान देखा। वह एस्केलेटर पर चढ़ गया और उसे ध्यान से निहारने लगा। इसी समय उसने शीशे पर कुछ अजीब सा देखा। उसने दरवाजा खोला और देखा खून से सना एक शब्द, बचाओ, जो अंदर से खुदा हुआ था। यह स्पष्ट था कि यहां किसी और को कैद किया गया था। श्याओमी जल्दी से एस्केलेटर से नीचे उतरी और अप्रत्याशित रूप से जमीन पर खून से सना एक और झुमका पाया। श्याओमी ने यह पहले भी देखा था। अपनी बेटी की तस्वीर में जो चाचा ने उसे दिखाई थी, लड़की ने वही झुमका पहना हुआ था। श्याओमी चौंक गई। क्या वह फिर से गलत थी? चाचा वास्तव में एक विकृत व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर सड़े हुए चेहरे वाली महिला का क्या? तहखाने में लौटने के बाद श्याओमी ने हुजिनान को अपनी खोज के बारे में बताया और गुप्त रूप से चाचा की बेटी की एक तस्वीर सबूत के तौर पर पाई। लेकिन फोटो देखने के बाद
हु जिनान ने कहा, फोटो में लड़की मोटे चाचा की बेटी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि उनकी बहन की हाई स्कूल की सहपाठी थी। हु जिनान को वह इतनी स्पष्ट रूप से याद थी, क्योंकि लड़की 2 साल पहले गायब हो गई थी और स्थानीय समाचारों में थी। संदेह से भरी श्याओमी फिर लापता लड़की और चाचा की एक तस्वीर मिली। फोटो में चाचा के चेहरे पर एक कामुक मुस्कान थी और वह लड़की को प्यार से गले लगा रहे थे। दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि लापता लड़की को सबसे अधिक संभावना चाचा ने कैद कर लिया था और उसकी हत्या कर दी थी। बहुत विचार विमर्श के बाद श्याओमी और हु जिनान ने भागने का फैसला किया। अज्ञात जहरीली गैस की तुलना में उनके सामने मनोरोगी और भी भयानक लग रहा था। दोनों ने अनुमान लगाया कि भले ही जहरीली गैस थी, बाहर अन्य जीवित बचे लोग हो सकते हैं जो भागने पर मदद मांग सकते हैं। लेकिन जाने से पहले जब चाचा ध्यान नहीं दे रहे थे तो दोनों ने कैंची और टेप जैसी सामग्री चुरा ली, साथ ही जेड पर्दा भी चुरा लिया जिसे चाचा ने त्याग दिया था। हु जिनान ने गुप्त रूप से सुरक्षात्मक सूट बनाना शुरू कर दिया। श्याओमी ने फैशन डिजाइन में विशेषज्ञता हासिल की थी, इसलिए यह उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि जैसे ही सुरक्षात्मक सूट खत्म होने वाला था, चाचा ने अचानक सल्फ्यूरिक एसिड की एक बाल्टी और एक पिस्तौल निकाली, यह जानने की मांग करते हुए कि क्या दोनों उससे कुछ छिपा रहे थे। यह पता चला कि चाचा को पहले ही पता चल गया था कि उनकी कैंची और टेप चोरी हो गए थे। श्याओमी को बचाने के लिए हु जिनान ने दोष अपने ऊपर ले लिया, यह दावा करते हुए कि वह चुराई गई वस्तुओं का उपयोग हथियार बनाने के लिए करना चाहता था, चाचा की पिस्तौल चुराने के लिए और इस तरह आश्रय पर नियंत्रण हासिल करना चाहता था। बाद में हु जिनान ने जल्दी से माफी मांगी, चाचा से उसे माफ करने के लिए कहा। यह सुनने के बाद चाचा ने विनम्रतापूर्वक कहा, उन्होंने माफी स्वीकार कर ली। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से श्याओमी इतनी डर गई कि उसने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। चाचा ने शांति से उसे अपने कमरे में वापस जाने और आराम करने के लिए कहा। श्याओमी ने मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपना सुरक्षात्मक सूट तैयार किया, लेकिन जैसे ही उसने यह काम पूरा किया, उसके चाचा ने उसे देख लिया। उसने गुस्से में उसके बाल पकड़े और उसे दीवार पर पटक दिया। श्याओमी को कमरे से भागने का मौका मिल गया और उसने अपने बचाव के लिए हर जगह हथियार ढूंढा। लेकिन इससे पहले कि वह उसे ढूंढ पाती, उसके चाचा ने उसका पीछा किया। तेजाब ने बिजली के तारों को भी खराब कर दिया, जिससे आग लग गई। श्याओमी ने मौके का फायदा उठाकर अपने कमरे में वापस लौटी, जल्दी से अपना सुरक्षात्मक सूट पैक किया और एक संकरी वेंटिलेशन नली में घुस गई, भागने की कोशिश में। अचानक एक तेज चाकू नली में घुस गया, जिससे श्याओमी लगभग घायल हो गई। श्याओमी ने नीचे देखा और उस बूढ़े आदमी को देखा जिसका चेहरा तेजाब से इतना जल गया था कि उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। पता चला कि बूढ़ा आदमी अभी भी जीवित था। श्याओमी चकमा देकर तेजी से रेंगता हुआ अंततः नियंत्रण कक्ष की सुरक्षा में पहुंच गया। उसने अपना घर में बनाया हुआ सुरक्षात्मक सूट पहना, रोशनदान पर लगे लोहे के ताले को तोड़ दिया और भाग निकला। श्याओमी चाचा द्वारा चलाए जा रहे पिकअप ट्रक की ओर दौड़ी, केवल यह पता लगाने के लिए कि ट्रक टूट गया था और शुरू नहीं होगा। तभी पक्षियों का एक झुंड अचानक आकाश में उड़ गया। रुको, क्या उन्हें नहीं बताया गया था कि बाहर जहरीली गैस है? पक्षी इतने सुरक्षित और स्वस्थ कैसे थे? इस बिंदु पर श्याओमी ने सावधानीपूर्वक अपना सुरक्षात्मक हुड हटाया और ताजी हवा जल्दी से उसके फेफड़ों में पहुंच गई। निश्चित रूप से जहरीली गैस भी चाचा द्वारा झूठ थी। इस बिंदु पर तहखाने में एक हिंसक विस्फोट हुआ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। श्याओमी ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि एक बड़े विस्फोट ने एक यूएफओ को आकर्षित किया। श्याओमी ने करीब से देखा और पाया कि यह वास्तव में एक विदेशी अंतरिक्ष यान था। श्याओमी एक बार फिर से इतनी डर गई कि उसकी पैंट में पेशाब ही पेशाब हो गया। वह जल्दी से दूसरी कार की ओर गई। यह वही महिला द्वारा चलाई जा रही कार थी जिसने पहले मदद के लिए फोन किया था, लेकिन उसने पाया कि यह बंद है। चाबी के बिना दरवाजा खोलने का कोई तरीका नहीं था। जब श्याओमी को महिला के शरीर से चाबी मिली, श्याओमी ने जल्दी से अपना सुरक्षात्मक हेडगियर पहना और निकटतम पिकअप ट्रक में छिप गया, लेकिन वह अभी भी अपने वाहन के साथ हवा में ही फंसा हुआ था। श्याओमी ने करीब से देखा और पाया कि यह कोई एलियन अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि एक राक्षस था जिसका मुंह खुला हुआ था। घबराहट में श्याओमी ने कार में शराब की एक बोतल और एक लाइटर देखा। इसलिए अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए उसने एक मोलोटोव कॉकटेल बनाया और जल्दी से उसे राक्षस के मुंह में फेंक दिया। राक्षस का शरीर ज्वलनशील गैस से भरा हुआ लग रहा था और वह तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। मौत से बाल बाल बचने के बाद श्याओमी फिर वहां से चला गया। रास्ते में उसने कार रेडियो शुरू होते सुना। मेजबान ने बचे हुए लोगों को 2 सुझाव दिए। पहला, उत्तर में किसी सैन्य अड्डे पर शरण लेना, और दूसरा, ह्यूस्टन के युद्ध क्षेत्र में शामिल होकर एलियंस से लड़ना। एक पल सोचने के बाद उसने कार घुमाई और ह्यूस्टन की ओर तेजी से चल पड़ी। जो कुछ उसने अभी अभी अनुभव किया था
उसके बाद उसने खुद को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महसूस किया। क्लोवरफील्ड 10-2016 की बॉक्स ऑफिस की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में सिर्फ 4 कलाकार थे, इसकी लागत सिर्फ $15 मिलियन थी, लेकिन अंततः इसने दुनिया भर में $110 मिलियन की कमाई की। इसके अलावा इस फिल्म का कथानक 2008 की कम बजट वाली विज्ञान कृति द क्लोवरफील्ड फाइल्स से जुड़ा है और बाद की कहानी की पृष्ठभूमि से संबंधित कार्य 2018 में रिलीज द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स भी है। कथानक भी रहस्य से भरा है। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लिए एक संदेश छोड़ दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। सस्पेंस मूवी सस्पेंस क्राइम और थ्रिलर फिल्मों को समझाने पर केंद्रित है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।